Hello and most welcome, my dear students. तो चैप्टर नंबर 17 दैट इज ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। आज ह्यूमन फिजियोलॉजी का ये चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे और आज हम इसमें रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स जो कि डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स में पूरे के पूरे एनिमल्स में कहाँ से ऑर्गन्स यूज होते हैं और फिर उसके बाद फाइनली हम ह्यूमन बीइंग के रेस्पिरेटरी ऑर्गन के बारे में डिस्कशन करेंगे। और इसके आगे आने वाले जो पार्ट्स होंगे उसमें हम डिटेल्ड स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, एनाटॉमी मॉर्फोलॉजी पढ़ेंगे, जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है ह्यूमन बीइंग का दैट इज लंग्स, और फिर मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन वगैरह डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए आज की शुरुआत करते हैं। आप लोगों में से जिनने भी अभी भी द कोशिका ऐप को डाउनलोड नहीं किया, प्लीज गूगल के प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए और अपनी जर्नी स्टार्ट कीजिए। ठीक है बच्चों, सो आई वेलकम यू ऑल in this very first lecture of the chapter। अब यहाँ पे समझना होगा कि रेस्पिरेशन वर्ड जो अब तक यूज होता आ रहा है इसका सिग्निफिकेंट क्या है। देखिए, जो नॉर्मली हम ब्रीदिंग कहते हैं, ब्रीदिंग मतलब आप समझते हो सांस लेना और सांस छोड़ना, है ना। द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द एटमोस्फेयर विद CO2 प्रोड्यूस्ड बाय द सेल्स इज कॉल्ड सिंपली ब्रीदिंग, और इसको कॉमनली आप रेस्पिरेशन भी कहते हो। ठीक है ना। तो रेस्पिरेशन वर्ड जब भी यूज होता है यू मस्ट बी वेरी वेरी क्लियर। देखो, रेस्पिरेशन को ब्रॉडली आप दो हिस्सों में बांट सकते हो। रेस्पिरेशन को ब्रॉडली आप दो हिस्सों में बांट सकते हो। ठीक है, एक हो सकता है एक्सटर्नल टाइप का और एक हो सकता है इंटरनल टाइप का। अब इसको जरा अच्छे से समझ लीजिएगा। देखो बेटा, एक्सटर्नल मतलब सिंपली जो एटमॉस्फेयर से आप लंग्स के अंदर ऑक्सीजन को पुट कर रहे हो और लंग्स के पास जो CO2 इकट्ठा हो गया वाया डिफरेंट डिफरेंट ब्लड्स, है ना, वेसल्स, तो उसको बाहर निकाल देना, यानी इंस्पायरेशन जिसको कि आप इनहेल कह सकते हैं, एंड एक्सपायरेशन जिसको कि आप एक्सहेल भी कह सकते हैं। ठीक है, इनहेल एक्सहेल। सो दिस इज सिंपली कॉल्ड एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, और मोर प्रिसाइज भाषा में अगर बात करें तो इसी को आप ब्रीदिंग भी कह सकते हो। ठीक है बेटा, ये समझ में आया। और इंटरनल का मतलब आप सीधे सीधे कहिए कि सेल्यूलर रेस्पिरेशन, सेल्यूलर रेस्पिरेशन। तो नॉर्मली जब आप रेस्पिरेशन देखिए, आप कहते हैं ना कि रेस्पिरेशन हो रहा है कि नहीं, तो रेस्पिरेशन हो रहा है कि नहीं का मतलब कि ब्रीदिंग हो रहा है कि नहीं। लेकिन जब रेस्पिरेशन की डेफिनेशन पे आ जाते हैं आप, तो आप कहते हैं कि ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल। अब जब ये डेफिनेशन आप कह रहे होते हैं इसका मतलब कि आप सेल्यूलर रेस्पिरेशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ब्रीदिंग में कोई फूड मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन नहीं हो रहा, बट सेल्यूलर रेस्पिरेशन में ऐसा होता है। तो जो बेटा आपने यहाँ पे 11th और 12th यानी नीट के प्रिपरेशन में जो रेस्पिरेशन पढ़ा होगा, जिसमें कि ब्रेकडाउन पढ़ा होगा, प्लांट में आपने पढ़ा होगा, है ना, रेस्पिरेशन इन प्लांट करके पढ़ा होगा। तो ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ प्लांट में प्रोसेस होती होगी, वहां मैंने आपको समझाया था कि वो प्रोसेस यूनिवर्सल है, प्लांट में भी, एनिमल में भी, हर जगह होती है। तो मेरे ख्याल से एक आउटलाइन तो आपके दिमाग में तैयार हो गया। यहां पर हम एक्सचेंज ऑफ गैसेस पे फोकस करने वाले हैं, सेल्यूलर रेस्पिरेशन यानी ब्रेकडाउन ऑफ फूड मटेरियल पे नहीं करने वाले, क्योंकि वो ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं प्लांट्स के फिजियोलॉजी में। ठीक है बेटा, वेरी गुड। चलिए अब एनसीईआरटी के लाइंस एज यूजुअल मैं आपके लिए पहले रीड कर देता हूं। ऑक्सीजन इज यूटिलाइज्ड बाय ऑर्गेनिज्म to indirectly break down simple molecules like glucose, ये अब भाई ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हो गए, to derive energy in various form, जो कि अलग अलग तरीके से यूज भी होंगी। तो ये तो आपको समझ में आ गया। अब ये ऑक्सीजन जब यूज होता है तो क्या बनता है, CO2 बन जाती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड विच इज हार्मफुल इज ऑल्सो रिलीज्ड ड्यूरिंग द कैटाबॉलिक रिएक्शन। जो ऊपर ये जो डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल्स है जो इनका ब्रेक डाउन होगा तो इसको हम कैटाबॉलिज्म कहते हैं। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। अब जो CO2 बनी वो तो है हार्मफुल, तो इसको बाहर निकालना होगा। तो लगातार ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है बॉडी के अंदर,
और बॉडी के अंदर जो CO2 बना है इसको लगातार बाहर निकालना है। अब इनको लाने के लिए सिस्टम हमारे पास जो है उसी को हम कहते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन आता है और फिर डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में उसको ट्रांसपोर्ट सिस्टम यानी ब्लड वाला जो सिस्टम है, जो ब्लड वेसल है हमारा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, वो पहुंचाता है और फिर डिफरेंट पार्ट से कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम CO2 को इकट्ठा करके लंग्स तक लाता है, फिर लंग्स उसे बाहर निकाल देता है। तो ये लगातार चलने वाली प्रोसेस होती है, ठीक है ना। तो यही बात यहां पर नीचे लिखी हुई कि दिस प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2 इज कॉल्ड सिंपली ब्रीदिंग, और कॉमन मतलब बोलचाल की भाषा में हम इसको रेस्पिरेशन कहते हैं। पर जब मोर प्रिसाइज टर्म में हम रेस्पिरेशन की बात करते हैं तो हम नॉर्मली किस रेस्पिरेशन की बात करते हैं? सेल्यूलर रेस्पिरेशन की बात करते हैं। जब साइंस की भाषा में आप एकदम प्रिसाइज रेस्पिरेशन की बात करते हैं तो आप कहते हैं कि असल में वो सेल्यूलर रेस्पिरेशन है, और जो CO2 या O2 की एक्सचेंज हो रही है उसको हम ब्रीदिंग या गैसियस एक्सचेंज कहते हैं। क्या कहते हैं? गैसियस एक्सचेंज कहते हैं। क्लियर हो गई मेरी बात? गुड। अब आइए रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के बारे में समझते हैं डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स में। तो ये आपके नीट, TGT, PGT, डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के रेस्पेक्ट से बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, अच्छे से पढ़िएगा। Mechanism of breathing vary among a different group of animal depending on their habitat and level of organization, है ना। अलग अलग ग्रुप्स में अलग अलग तरीके से यहाँ पर रेस्पिरेशन या आप कह सकते हैं कि जो गैसियस एक्सचेंज की फिनोमेना है वो चेंज होती रहती है। फॉर एग्जाम्पल, बहुत ही सिंपल से एग्जाम्पल देता हूं मैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर अमीबा है तो आपको पता है कि अमीबा एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है और एक्वेटिक हैबिटेट में रहता है, तो अपनी जनरल बॉडी सरफेस से ही तो CO2 को बाहर निकालेगा और वाटर में जो O2 है उसको अंदर लेगा। ये तो समझ में आ गया ना। तो ये बहुत ही सिंपल से फिनोमेना है। ओके, सो लोअर इनवर्टिब्रेट्स लाइक स्पंजेस, सीलेंट्रेट्स, फ्लैटवर्म्स एक्सचेंज ऑक्सीजन विद CO2 by simple diffusion over their entire body surface। यानी उनकी बॉडी सरफेस पे ही हर एक पार्ट से जहां से भी CO2 निकल सकता है निकलता है, और जिस पोर्शन में ऑक्सीजन आ सकता है वहां आसानी से आ जाता है। तो यहां पर ये देखिए मैंने स्पंजेस लगाए हैं। अब इसमें भाई वाटर के अंदर है तो वाटर में जो डिसॉल्व ऑक्सीजन है वो कैनाल के थ्रू अंदर आता है। आपको पता ही है कि यहाँ पे कैनाल बने होते हैं, ठीक है। तो कैनाल के थ्रू अंदर आता है और जहां भी ये मल्टी सेल स्ट्रक्चर है तो जहां भी इस वाटर में डिसॉल्व ऑक्सीजन है, जहां जहां इसकी जरूरत होती है वहां वहां वो डिफ्यूज होके पहुंच जाता है, और यूज होने के बाद जो CO2 बनेगा वो भी डिफ्यूज होके इस वाटर में आएगा। अब वाटर क्योंकि ऑस्टिया के थ्रू बाहर निकलता है, मतलब ऑस्कुलम के थ्रू बाहर, ऑस्टिया के थ्रू अंदर आया और ऑस्कुलम के थ्रू बाहर निकलेगा। ऑस्टिया का मतलब पोर, जो बॉडी पे पोर होते हैं, ठीक है। तो ये स्पंजेस की खास बात है, इसीलिए इसका नाम पोरिफेरा है, क्योंकि पोर बियरर्स होते हैं। ये समझ में आ रहा है? तो CO2 जो यूज हो गया, अब वो ऑस्कुलम के थ्रू जो वाटर बाहर निकल रहा है उससे बाहर निकल जाएगा। तो ये क्लियर हो गया ना। तो ऑक्सीजन और CO2 का यूज इस तरह से यहां पर होता है, या एक्सचेंज इस तरह से स्पंजेस में होता है। जबकि आप फ्लैट वर्म्स की बात करें, प्लेटीहेल्मिन्थस जिसकी बात कर रहे हैं, तो इसकी पूरी की पूरी बॉडी सरफेस की ही अगर बात करें तो बॉडी वॉल में ही एक्सचेंज होते रहते हैं। बॉडी वॉल मतलब सिंपल एंटायर बॉडी सरफेस के ही थ्रू इसका एक्सचेंज होता है। जो एटमॉस्फेयर में O2 है वो अंदर आएगा, अंदर बना हुआ CO2 इस बॉडी सरफेस के ही थ्रू बाहर निकल जाएगा। तो आपने देखा कि एंटायर बॉडी सरफेस पे ही ये ऐसा फंक्शन करते रहते हैं। अब अर्थवर्म्स की बात कर लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। और अर्थवर्म की अगर बात करें तो ये मॉइस्ट क्यूटिकल के थ्रू अपना गैसियस एक्सचेंज करते हैं। तो ये अर्थवर्म है। अर्थवर्म आप देख पा रहे हो, तो अर्थवर्म में ये आप देख पा रहे हो कि ये इनका मॉइस्ट क्यूटिकल है। अब मॉइस्ट क्यूटिकल के थ्रू ही ऑक्सीजन इजीली एंटर करता है और इसी मॉइस्ट क्यूटिकल के थ्रू CO2 बाहर निकलता है। तो गैसियस एक्सचेंज अर्थवर्म में
कैसा हुआ? मॉइस्ट क्यूटिकल के थ्रू हुआ, तो क्यूटिकुलर एक्सचेंज हो रहा है, या रेस्पिरेशन, भाई इसी को रेस्पिरेशन भी बोल देते हैं। तो कैसा रेस्पिरेशन है यहाँ पर? अब रेस्पिरेशन का एक नैरो सेंस ये भी होता है कि ऑक्सीजन और CO2 यानी गैस का एक्सचेंज होना, ये भी आप जानते रहिए, तो डोंट बी कंफ्यूज, है ना। तो यहाँ पर अर्थवर्म में रेस्पिरेशन कैसा हुआ? तो क्यूटिकुलर रेस्पिरेशन हुआ। कैसा हुआ बेटा? क्यूटिकुलर रेस्पिरेशन हुआ। कैसा रेस्पिरेशन? क्यूटिकुलर रेस्पिरेशन। ये समझ में आ गया? गुड। इंसेक्ट्स की बात करें तो इंसेक्ट्स में एक पूरा का पूरा नेटवर्क डेवलप हो जाता है ट्यूब्स का, और उसको हम कहते हैं ट्रैकियल ट्यूब्स। याद रखेंगे, इंसेक्ट में पूरा का पूरा एक नेटवर्क ट्यूब्स का डेवलप हो जाता है जिसको ट्रैकियल ट्यूब कहते हैं। वो एटमॉस्फेरिक एयर के साथ लगातार कांटेक्ट में रहता है। तो इंसेक्ट में आप कह सकते हैं कि ट्रैकियल ट्यूब के थ्रू एक्सचेंज हो रहा है गैसेस का। ये समझ में आ गया? वेरी गुड। नोट कर लिया, इस पूरे पेज पे जितनी इंपॉर्टेंट क्या बोलते हैं इंफॉर्मेशन थी मैंने आपको दी, वो आपने नोट कर लिया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्पेशलाइज्ड वेस्कुलराइज्ड स्ट्रक्चर। कैसा? वेस्कुलराइज्ड स्ट्रक्चर, जिसको कि कहते हैं गिल्स। ठीक है, अब जहां पे गिल्स होती है वहां पे जो रेस्पिरेशन होता है उसको ब्रैंकियल रेस्पिरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? ब्रैंकियल रेस्पिरेशन कहते हैं। एम आई क्लियर? ओके गुड। So, special vascularized structure called gills are used by most of the aquatic arthropods. है ना, आप देखते हैं कि बुक लंग्स और बुक गिल्स नाम के दो स्ट्रक्चर आते हैं। तो जब आप एनिमल किंगडम पढ़ रहे थे तो वहां मैंने गिल्स के बारे में बताया था। तो आर्थ्रोपोड्स में, यानी जो क्या बोलते हैं आपका इनवर्टिब्रेट्स अभी चल रहे हैं, तो आर्थ्रोपोड्स में गिल्स का भी डेवलपमेंट होता है और ब्रैंकियल रेस्पिरेशन कहा जाता है। इसी तरह से मॉलस्क में भी ब्रैंकियल रेस्पिरेशन बहुत आसानी से आप देखने को मिलता है, यानी थोड़ा बहुत डेवलपमेंट हुआ। लेकिन जो टेरेस्ट्रियल फॉर्म होते हैं, वेयरएज वेस्कुलराइज्ड बैग कॉल्ड लंग्स, तो जहां पे लंग्स रेस्पिरेशन में इन्वॉल्व होते हैं उसको पल्मोनरी रेस्पिरेशन कहते हैं। ठीक है, सो वेयरएज वेस्कुलराइज्ड बैग्स कॉल्ड लंग्स आर यूज्ड by the terrestrial forms of the for exchange of gases. terrestrial form मतलब इंसेक्ट में बहुत सारे terrestrial form होते हैं। जैसे अगर बिच्छू आपने देखा होगा स्कॉर्पियन, उसमें बुक लंग्स पाए जाते हैं, है ना। क्या पाए जाते हैं? बुक लंग्स, यानी लंग्स भी पाए जाते हैं। तो लंग्स का डेवलपमेंट भी आप कह सकते हैं कि कुछ इनवर्टिब्रेट्स में हुआ था। हालांकि वो 100% मॉडिफाइड या कह सकते हैं कि इवॉल्व या एडवांस फॉर्म में नहीं था, लेकिन हुआ था, बिल्कुल हुआ था, है ना। तो ये कहां कहां हुआ था ये आपको याद रखना होगा। गिल्स कहां देखने को मिलेंगी फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम? तो गिल्स आपको एक्वाटिक आर्थ्रोपोड्स और मोलस्क में देखने को मिलेगी, नोट कर लो। और लंग्स यानी पल्मोनरी रेस्पिरेशन फॉर द फर्स्ट टाइम कहां देखा आपने? तो आर्थ्रोपोड्स के टेरेस्ट्रियल फॉर्म्स में, आर्थ्रोपोड्स के टेरेस्ट्रियल फॉर्म्स में देखने को मिलता है। और फिर उसके बाद जितने भी टेरेस्ट्रियल फॉर्म्स मिलते हैं, जैसे कि आपको पता ही है कि ह्यूमन बीइंग भी टेरेस्ट्रियल फॉर्म है, तो यहां भी लंग्स ही देखने को मिलते हैं, है ना। अमंग वर्टिब्रेट्स फिशेज यूज गिल्स। ठीक है, मछलियां गिल्स का यूज करती हैं, आपको पता है। जैसे यहाँ पे एक मछली है, एक्वाटिक मीडियम में है, वाटर यहां अंदर जा रहा है, आप देख पा रहे हो। अंदर जाने के बाद और यहाँ पे है गिल्स, आप अपर कॉलम भी देख पा रहे हो। तो यहाँ गिल्स पे एक्सचेंज होकर के वाटर जब बाहर निकलता है, तो यहीं पर जो इनटेक वाटर है, यहाँ पे ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो यहाँ गिल्स पे जाके एक्सचेंज हुआ और CO2 जो कि बॉडी में खूब ढेर सारा है, वो यहां से बाहर निकल आया। तो ऑक्सीजन अंदर गया जो डिसॉल्व था, और CO2 जो कि बॉडी के अंदर ज्यादा था वो वाटर के साथ बाहर निकल आया। इस तरह से मछलियों में गिल्स के थ्रू एक्सचेंज हो जाता है। वेयरएज एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स रेस्पायर थ्रू द लंग्स। ठीक है, लंग्स के थ्रू रेस्पिरेशन करते हैं। अब एम्फीबियंस में कुछ भाई नाम ही है इनका, एम्फीबियंस। एम्फी का मतलब है मतलब दो,
यानी टू, एंड बायंस का मतलब है बायोस यानी लाइफ। तो ये दो तरह के लाइफ को इजीली जी सकते हैं, पानी में भी और पानी के बाहर भी। तो जरूर थोड़ा बहुत इनमें कुछ न कुछ स्पेशलाइजेशन हुआ होगा तभी ऐसा कर पाते हैं। तो एग्जैक्टली पानी के जब ये बाहर रहते हैं तो लंग्स का यूज करते हैं, पानी के अंदर रहते हैं तो देखिए एम्फीबियंस लाइक फ्रॉग्स कैन रेस्पायर थ्रू देयर मॉइस्ट स्किन। और जब स्किन के थ्रू या क्यूटिकल आपने देखा, जब इसके थ्रू जब रेस्पिरेशन होता है तो इसको क्यूटेनियस रेस्पिरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। फिर से सुनिए, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन कहते हैं। और यहाँ पे मेंढक भाई साहब बैठे हैं, आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे लंग्स भी हैं जो एक्सचेंज कर सकते हैं। तो जब ये टेरेस्ट्रियल यानी लैंड पर है तो ये इसका यूज करते हैं, नॉस्ट्रिल नाक वगैरह का यूज करते हैं, है ना, और इससे लंग्स का यूज करते हैं। लेकिन जब ये पानी में जाते हैं जहां ये लंग्स का यूज नहीं कर सकते, वहां जनरल बॉडी सरफेस के ही थ्रू क्या करते हैं, O2 और CO2 का एक्सचेंज करते हैं। तो ये समझ में आ गया है ना? ओके गुड। अब भाई ह्यूमन बीइंग की बात कर ले। अभी हमने देखा कि वर्टिब्रेट्स में लंग्स का यूज होता है। अब जाहिर सी बात है कि हमारा जो फोकस है वो कौन है, वो ह्यूमन है। तो आइए ह्यूमन के लंग्स के बारे में थोड़ा बहुत हम समझ लेते हैं, इसके डिटेल स्ट्रक्चर को हम आगे समझेंगे। तो आप देख पा रहे हो कि वैसे तो ऊपर का हिस्सा कट गया, वरना यहाँ पे नोज होता है और नोज में कैविटी होती है, नोस्ट्रिल होता है, उसके थ्रू पाइप का कनेक्शन होता है जिसमें फिर ये अंदर आकर के लैरिंग्स और फेरिंग्स वाला ये हिस्सा है, इसके थ्रू विंड पाइप, जिसको कि यहाँ पर ट्रैकिया लिखा जा रहा है, ठीक है, इस विंड पाइप में आता है। फिर यहाँ से इसकी ब्रांचेस बढ़ जाती है लेफ्ट और राइट लंग्स की ओर। यहाँ पे आप देख पा रहे हो जब ब्रांचेस होती है तो इसी को आप ब्रोंकस भी कहते हैं। तो लेफ्ट ब्रोंकस, राइट ब्रोंकस, फिर ब्रोंकस से ब्रोंकियोल्स भी निकलते हैं, ठीक है ना। तो ब्रोंकियोल्स फिर फाइनली और डिवाइड होते हैं और एकदम फाइन क्या बोलते हैं पार्ट्स में डिवाइड होके अंत में अंगूर के दाने जैसे स्ट्रक्चर में इस तरह से मॉडिफाई हो जाते हैं, जिसको कि एयर सैक कहा जाता है या एल्वियोलाई कहा जाता है। ये तो पता ही होगा, ये आपने क्लास 10th में भी पढ़ा होगा, तो इतना सा आइडिया है। बाकी आगे आने वाले जो सेकंड, थर्ड, फोर्थ इस तरह के जो पार्ट्स होंगे वहां पे और भी डिटेल स्टडीज होंगी वन बाय वन, ठीक है बेटा। ओके गुड। अब ये जो लंग्स होते हैं ऊपर कॉलर बोन से इनको सेफ्टी प्रोवाइड की जाती है, नीचे सेफ्टी प्रोवाइड करने के लिए डायफ्राम नाम का एक मसल स्ट्रक्चर होता है। ये याद रखना, ये मस्कुलर होता है यानी मसल का बना होता है, मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है। कैसा स्ट्रक्चर होता है ये? मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है। कोई दिक्कत नहीं ना? गुड। अब इनको सेफ्टी प्रोवाइड करने के लिए हड्डियां होती हैं, दैट इज रिब्स होती हैं। क्या होती हैं? रिब्स। आपको पता है इनको क्या कहते हैं? पसली। हिंदी में क्या कहते हैं? पसली। मैं तेरी हट्टी पसली तोड़ दूंगा रे बाबा, ये कहावत सुनी होगी ना आपने। तो पसलियां होती हैं, वेरी गुड। अब ये जो रिब्स होती हैं ये पीछे वर्टिब्रल कॉलम से जुड़ी होती हैं और आगे ये बीच में जो बोन है इसको हम कहते हैं स्टर्नम। क्या कहते हैं? स्टर्नम। तो आगे ये स्टर्नम से जुड़ी होती हैं और आप ये देख पा रहे हो ब्लूइश पोर्शन यहाँ पे है। ये जो ब्लूइश पोर्शन है ये कार्टिलेज है, ये बोन नहीं है, कार्टिलेज है। और कार्टिलेज क्यों है? ताकि जब हम सांस लें या सांस छोड़े तो फेफड़ा या तो फैलेगा या सिकुड़ेगा। तो फैलने और सिकुड़ने के लिए थोड़ा सा लचीलापन तो होना चाहिए। बोन तो एकदम टफ होती है, वो तो हिलेगी नहीं। यस, तो नेचर इज वेरी ब्रिलियंट एज यू नो। नेचर मदर कहिए या नेचर ब्रिलियंट कहिए, नेचर को गॉड कहिए, जो आप कह सकते हो। तो उसको पता था कि इसको लंग्स को एक्सपैंड होने के लिए जगह चाहिए, तो इस वजह से यहाँ पर डायरेक्टली बोन स्टर्नम से जाके हार्ड फॉर्म में नहीं जुड़ गया। ये क्या हुआ कि पहले ये जो ब्लूइश कलर का पोर्शन देख रहे हो ये कार्टिलेज से जुड़ता है और फिर कार्टिलेज जाकर के स्टर्नम से जुड़ता है, जिससे कि इसमें एक क्या बोलते हैं लचीलापन भी रहता है। लेकिन ये इतने स्ट्रांगली जुड़े होते हैं कि इनको आसानी से तोड़ा भी नहीं जा सकता। तो हल्का फुल्का झटका, वो हल्का फुल्का क्या, काफी ठीक ठाक झटका ये बर्दाश्त कर जाते हैं, ठीक है, यानी सुरक्षा भी दे रहे हैं। इसके साथ ही साथ यहां पर इंटरकॉस्टल मसल्स भी होती हैं, इंटरकॉस्टल मसल्स भी होती हैं, ठीक है बच्चों।
तो मेरे ख्याल से अब आप प्रॉपर डिटेल इसका समझ चुके हो, और इसके आगे का डिटेल हम नेक्स्ट लेक्चर्स वगैरह में बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर अब देखिए कंप्लीट डायग्राम आ गया है, तो मैं आपको फिर से एक बार समझा ही देता हूँ कि ये है आपका नेजल वेस्टिब्यूल, और इसके अंदर फिर आपके कैविटीज हैं जिसको नेजल कैविटी कहा जाता है। ये नेजल कैविटी है, ठीक है। अब नेजल कैविटी है, ओरल कैविटी है, ये दोनों एक जगह आके जुड़ जाते हैं जिसको आप गला या थ्रॉट कहते हैं। अब ये जहां पर जुड़ जाते हैं उसी के पास फेरिंग्स होता है, ठीक। फेरिंग्स के ठीक नीचे एपिग्लॉटिस का पोर्शन होता है। एपिग्लॉटिस का पोर्शन ही क्या करता है बेटा, डाइजेस्टिव सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम को बांट देता है, बंटवारा करता है। अब चूंकि हम डाइजेस्टिव सिस्टम तो पढ़ नहीं रहे हैं, हम तो पढ़ रहे रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो आइए आगे की ओर बढ़ते हैं। अब एपिग्लॉटिस के नीचे की ओर जब आप आते हो तो यहां पर आपको मिलता है लैरिंग्स जैसा स्ट्रक्चर। यहाँ पे फेरिंग्स था, नीचे मिलता है लैरिंग्स जैसा स्ट्रक्चर, साउंड बॉक्स भी कह सकते हैं इसको, वोकल फोल्ड वगैरह यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये होता है, आप कह सकते हैं साउंड बॉक्स, या इसी को कहते हैं हम लैरिंग्स। क्या कहते हैं, लैरिंग्स, ठीक है। अब उसके नीचे की ओर बात करें तो रिंग लाइक स्ट्रक्चर के थ्रू ट्रैकिया पूरी बंधी होती है, लेकिन ये कार्टिलेजनस होती है और मूवमेंट कर सकती है। यानी ये इतनी टफ तो होती है कि आपको आसानी से कोई मतलब कोई मुक्का मार के आपको फिनिश ना कर पाए, बचा पाए, तो उतना स्ट्रांग होता है कि आपकी सेफ्टी कर पाए, लेकिन उतना रिजिड भी नहीं होता कि सांस लेने पे आपका गला क्या बोलते हैं एक्सपैंड ना हो पाए और फिर सिकुड़ ना पाए। यानी सिलियरी मूवमेंट के लिए भी क्या बोलते हैं एक अपने अंदर क्वालिटी रखता है। यानी कुल मिलाकर के ये जो रिंग बने हैं, जो कार्टिलेजनस है, ये पहले से प्री प्लान्ड है, यानी पहले से ही कंफर्म है कि हाँ भाई ऐसा ही होना चाहिए, ताकि जरूरत पड़ने पे इसमें सिलियरी मूवमेंट भी हो, फैल भी सके और सिकुड़ भी सके, और इतना स्ट्रांग भी रहे कि आसानी से इसे तोड़ा फोड़ा ना जा सके। ये समझ में आ गया। अब इसके बाद इसकी ब्रांचेस होती हैं, जो ट्रैकिया की ब्रांचेस बनती है, तो इसी को आप जो मेन दो ब्रांचेस होती है लेफ्ट और राइट साइड में जाती है, इनको मेन ब्रोंकाई कहा जाता है। लेफ्ट एंड राइट की मेन ब्रोंकाई, फिर इससे खूब ढेर सारे बंटवारे होते हैं, आप देख पा रहे हो, ग्रीन, ब्लू, येलो, इस तरह के खूब कलर्स में दिखाया गया है। इन ब्रांचेस की जो सबसे फाइनेस्ट पार्ट, जो सबसे एंड पार्ट होता है, उसको अगर ध्यान से देखा जाए तो ये ऊपर वाला स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, अंगूर के दाने के जैसे गोल गोल स्ट्रक्चर्स होते हैं, इनको हम कहते हैं एयर सैक या एल्वियोलाई। एयर सैक या फिर क्या कहते हैं बेटा, एल्वियोलाई, ठीक है। सिंगल होगा तो एल्वियोलस कहेंगे, तो बहुत सारे होंगे तो एल्वियोलाई कहेंगे। समझ में आ रहा? तो ये जो एल्वियोलाई होते हैं, दे आर द एक्चुअल साइट, यही वो एक्चुअल साइट है जहां पर गैस का एक्सचेंज होगा। जो बाहर से ऑक्सीजन आई है वो ब्लड में डिसॉल्व होगी, जो अंदर CO2 है वो फेफड़े में आ जाएगी। समझ में आ रहा? और ये एल्वियोलाई बने ही इसीलिए हैं ताकि सरफेस एरिया ज्यादा से ज्यादा मिल पाए एक्सचेंज करने के लिए। आपको पता है, अगर आपके लंग्स के ये जो एल्वियोलाई है, अगर इसको ओपन कर दिया जाए शीट के फॉर्म में, तो ये 80 मीटर स्क्वायर तक फैल जाएंगे। 80 मीटर स्क्वायर मतलब आप अंदाजा लगाइए कि आप जिस क्लासरूम में बैठे हैं वो मुश्किल से मतलब 6 या 7 मीटर स्क्वायर होगी। आप जिस क्लासरूम में बैठते हैं बहुत मुश्किल से 6 या 7 मीटर स्क्वायर होगी। आप सोच सकते हैं कि वैसे वैसे कम से कम 10 to 12 रूम चाहिए, जो आपके क्लासरूम के जैसे 10 to 12 क्लासरूम मिलेंगे, तब जाकर के ये 80 मीटर स्क्वायर होगा, और उतना बड़ा एरिया आपके 2 लंग्स में आ गया। सो इट इज द ब्रिलियंट आर्किटेक्चर ऑफ द नेचर कि उसने एल्वियोलाई को ऐसे डिजाइन किया कि मैक्सिमम सरफेस एरिया मिले ताकि एफिशिएंट फॉर्म में गैसियस एक्सचेंज हो पाए। सो ये थे डिफरेंट रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स जो कि लोअर से लेकर के हायर एनिमल्स के इवोल्यूशन के थ्रू बने और इनमें प्रेजेंट है और आज भी देखने को मिलते हैं। बाकी स्टोरीज हम आगे के लेक्चर्स में पढ़ते रहेंगे। तब तक मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, और जहां भी प्रॉब्लम होगी आप मुझसे पूछ सकते हैं। गॉड ब्लेस यू। जय हिंद।